जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई टेस्ट पेपर नंबर 7। जैसा कि आप लोग पेपर नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं और हमें पता है कि आप लोग बेहतर कर रहे होंगे यूपी पुलिस की प्रिपरेशन में, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे होंगे। तो चलिए आज फिर आपको मौका मिला अपने आप को इवेलुएट करने का, अपने आप को असेसमेंट करने का। तो चलिए हमारे साथ फिर से आज जो है आप अपने आप को इवेलुएट करिए। और आपको कंफर्म है डेली आपको हम कितने बजे मिलते हैं भाई? डेली शाम को 7 बजे आपके साथ डेली मैथ्स की क्लास लेके आते हैं। तो शाम को 7 बजे ध्यान रखिएगा, डेली आप हमसे मिलेंगे। और सामान्य अध्ययन क्लास 10 बजे, रीजनिंग क्लास 12 बजे, हिंदी क्लास इतने बजे होती है। अच्छा, इसके अलावा अभी हम क्या करा रहे हैं? मॉडल पेपर करा रहे हैं। मॉडल पेपर के अलावा भी किसी को भी किसी भी टॉपिक में डाउट है या तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है कि जो टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हमने इस पे यानी स्टडी 91 चैनल के प्लेलिस्ट में डिस्कस किए हैं यानी मैथ्स के, तो आप सीधा सीधा डालेंगे भाई मैथ्स बाय शिवानंद सर, यानी टॉपिक का नाम लिखिएगा। टॉपिक का नाम जैसे परसेंटेज में डाउट है तो परसेंटेज बाय शिवानंद सर डालिएगा, उसमें बहुत सारे लेक्चर्स आ जाएंगे और जो बेहतर तरीके से यानी बेसिक से एडवांस लेवल दोनों हमने आपके लिए डिस्कस किया है। तो आई होप आप उसका फायदा उठाएंगे, लाभ लेंगे। चलिए आज अपने आप को इवेलुएट करने का मौका आपके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। दिस अरे कहोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन देखते ही आप बता दोगे। कहोगे सर एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में हैं, लड़कियों की संख्या 160 है, तो लड़कों की संख्या कितनी बार? सर आप इसको बता चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन चाहे बॉयज और गर्ल्स के फॉर्म में हो, यानी रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन जरूर आता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग तरीके से बनेगा। आपको पता है भाई कॉलेज में लड़के 8 हैं, लड़कियां 5 है ना, तो लड़कियों की संख्या 160 है। भाई लड़कियां कितनी है? 5। आप कहोगे 5 रेशियो की वैल्यू क्या दिया? 160 दिया ना, तो 1 की वैल्यू कितना हुआ? 160 डिवाइड बाई 5 हुआ। आप कहोगे 5 तिहाई 15 तो 1 16 और 5 दुनाई 10, 1 रेशियो की वैल्यू 32। क्या चाहिए? तो कॉलेज में कुल विद्यार्थी कितने हैं? यानी भाई 5 लड़कियां हैं, 8 लड़के हैं और टोटल स्टूडेंट की बात करें 8 और 5 कितने? 13 है ना, 13 है। तो हम 13 डायरेक्टली निकालेंगे कि बॉयज और गर्ल्स जोड़ेंगे? आप कहोगे सर डायरेक्टली निकालेंगे, निकाल लो भाई। तो 1 रेशियो की वैल्यू 32 हुआ, तो सर 13 की वैल्यू 13 इंटू 32 सॉल्व करोगे। सर 13 दुनाई 26 हुआ, 13 तिया 39 और 2 कितना हुआ? 41, यानी 39 2 41। तो अरे क्या लिख दिया भाई? 13 इंटू कितना? 32, यानी कितना हुआ? 416। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2। तो एक लाइन का आंसर था। सर लड़कियां दी है, 5 की वैल्यू दिया है 160, क्या चाहिए? टोटल स्टूडेंट चाहिए, यानी 13 की वैल्यू। एक लाइन का आंसर है ना, जिसकी वैल्यू दिया होता है वो नीचे रखते हो और जो फाइंड करना मल्टीप्लाई कर दो। कितनी बार आपको रेशियो में इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। हमें पूरी उम्मीद है सभी का आंसर सही होगा। ये जरूरी नहीं कि आप लोग इसको 8x और 5x मानो, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन भाई। किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में कुल 144 उत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या थी। वाह, बहुत क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है। ये वेन डायग्राम का है, याद करिए। वेन डायग्राम भी आपको हमने डिस्कस किया। वेन डायग्राम जाइएगा, यानी वेन डायग्राम बाय शिवानंद सर, बिल्कुल आपको स्टडी 91 चैनल पे मिल जाएगा। फिलहाल जब ऐसे क्वेश्चंस दिए होते ना, देखो सबसे पहले ग्राफ अगर आप बनाते हो, यानी पास से फेल बनाओ, फेल से पास बनाओ, या अभी फिलहाल ऐसे बना लेते हैं। तो कह रहा है किसी परीक्षा में 70% इंग्लिश में और इतना उत्तीर्ण हुए। भाई अगर हम बोल दें इंग्लिश की अगर हम बात करें 70% अगर इंग्लिश में पास हुए हैं ना, तो डेफिनेट है यानी 30% क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। बताओ कोई डाउट है? ये हम अपने मन से ऐड ऑन करके समझ सकते हैं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल। और उसके बाद 80% गणित में, यानी मैथ्स की हम बात करें, मैथ्स में कितने उत्तीर्ण हुए? यानी 80% पास हुए हैं। कहोगे हाँ सर। तो इसका मतलब मैथ्स में 20% क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। कहोगे यस सर। तो जो बीच वाला, जैसे ये अगर आप लोग ये वाला कॉलम अगर इंग्लिश का बना लो भाई, पहला ये सर्कल इंग्लिश का है, दूसरा सर्कल अगर मैथ्स का बना लो, तो अब यहाँ बीच में जैसे ये हम बोल दें इंग्लिश में पास होने वाले, तो ये मैथ्स में पास होने वाले, तो ये क्या होगा? दोनों में पास होने वाले। इंग्लिश में फेल होने वाले, मैथ्स से फेल होने वाले, ये दोनों में फेल होने वाले। यानी जो आपस में मतलब दोनों स्लैश करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो दोनों उसका मतलब हुआ।
ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर दोनों में दिया है, दोनों विषयों में क्या दिया, अनुत्तीर्ण, अगर दोनों विषयों में उत्तीर्ण दिया है तो उत्तीर्ण को रिलेट करके करो, और दोनों विषयों में अगर अनुत्तीर्ण दिया है तो अनुत्तीर्ण को रिलेट करके करो। जैसे करा भाई दोनों विषयों में 10% अनुत्तीर्ण होते हैं, कहोगे हाँ सर, तो भाई अब ये फेल होने वाला बना लो, पास होने वाला नहीं, फेल होने वाला, तो कहोगे यहाँ 10% कर दें, हाँ सर। तो अगर इंग्लिश में अब देखो, यानी दोनों में 10% फेल हुए, कुल इंग्लिश में कितने फेल हुए सर, आपने बताया था सर 30% फेल है, 70 पास है तो 30 फेल है। तो अगर इंग्लिश में टोटल 30 फेल है, ध्यान दीजिए, और 30 फेल है और 10% दोनों में, इसका मतलब केवल इंग्लिश में कितने फेल हैं, कहोगे 20। देखो पूरे सर्कल का सम कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 10 ये ऑलरेडी है, तो यानी 30 में से 10 घटा दो, 20 ही तो बचेगा। जब पूरे इंग्लिश की बात होगी तो हम 10 और जोड़ देंगे, कहोगे हाँ सर। मैथ्स में कितने सर, मैथ्स में 20% फेल होते हैं, तो यानी ये सर्कल पूरा 20% होगा, तो ये 10 हो चुका, यानी बचा कितना, 10%। यानी अगर आपसे बोल दिया जाए सर कुल कितने फेल होते हैं, तो आप कहोगे सर 20, 10 ये, यानी कुल फेल होने वाले 20, 10, 30, 10, 40, यानी कुल 40% छात्र फेल होते हैं। यानी 10% केवल इंग्लिश में, 20% केवल इंग्लिश में, 10% दोनों में, और 10% केवल मैथ्स में। तो कुल मिलाकर टोटल स्टूडेंट जो फेल हुए 40%, तो कुल तो अपने आप में 100 होंगे। तो सर पास कितने होंगे, अगर सर 40 फेल होंगे टोटल, तो 100 में 60 पास होंगे। हमें दिया गया है दोनों विषयों में कुल 144 उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों कुल संख्या, तो सर 60% पास हुए, तो 60 की वैल्यू 144 दिया है, हाँ सर 100 की वैल्यू निकाल लो, टोटल स्टूडेंट आ जाएगा। तो भाई 60 की वैल्यू दिया तो 100 की वैल्यू निकालोगे 6 से, कहोगे 6 दूनी 12, 6 चौक 24, सर 240, यानी 100% की वैल्यू 240। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। बताओ, जिनको और डिटेल में पढ़ना है और एग्जैक्टली समझना है, तो हम भाई पास को फेल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सारा वेन डायग्राम का हमने बहुत बेहतरीन तरीके से डीआई में, यानी स्टडी 91 चैनल पे शिवानंद सर के नाम से जाओगे, वेन डायग्राम डिस्कस करोगे, उस पर डीआई भी कराया है, बेसिक भी डिस्कस किया, 2 वाले 3 वाले सब, पास से फेल कैसे निकालोगे, फेल से पास कैसे निकालोगे, ये भी बताया है। कहोगे भाई सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाए तो इसका मतलब भाई आप बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये आप बताओ क्या होगा, हम नहीं बताएंगे। आप 1 मिनट का टाइम लो, ये वैसे 10 सेकंड का है लेकिन 1 मिनट का टाइम लो। 625 का प्रतिशत 25 है, यानी 625 का प्रतिशत, यहां पे जो का होगा उसकी वैल्यू आपको चाहिए। डैश डैश की जगह पर क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर डैश डैश की जगह पर अगर हम x मान लें तो 625 का x% 25 है, तो सर x की वैल्यू चाहिए, निकाल लो भाई। कहोगे सर 625 का मतलब इनटू, तो x% का मतलब x/100 इक्वल टू कितना, 25। आपको चाहिए क्या, x की वैल्यू चाहिए। सर ये 25 का स्क्वायर है, 25 100 का 100 है, तो ये 25 25 कैंसिल आउट हुआ ना, कहोगे हाँ सर। तो 4 नीचे है सर, x की वैल्यू कितना हुआ, 4। यानी अगर आप डैश की जगह पर 4 पुट कर दोगे तो बिल्कुल, यानी 4 का जो है, 4 का 604 का परसेंट, यानी 625 का 4% 25 होगा, बिल्कुल आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा भाई, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको बताओ भाई। किसी वस्तु को 48 में बेचने पर 20% की हानि होती है, उस वस्तु को 20% लाभ के लिए कितने वस्तु को विक्रय मूल्य क्या होगा। जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए प्रॉफिट लॉस हमने आपको एक नहीं भाई इतने लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं कि प्रॉफिट लॉस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और देखो प्रॉफिट लॉस देखते ही 100 से रेशियो सब आपको बताया था। वस्तु एक ही है, कह रहा कि एक वस्तु को पहले 20% हानि पर बेचते हैं और 48 में बेचते हैं, 20% प्रॉफिट पर कितने में बेचेंगे, ये तो कह रहा है। भाई बेचोगे तो ठीक है, वस्तु खरीदा कितने में, पहले सीपी पता होना चाहिए, एक्चुअल प्राइस जो लेट करना है वो पता करो, यानी एक्चुअल बेस वैल्यू हमेशा सीपी लेट करते हो। भाई सीपी मान लिया 100 सीपी हुआ। आप बताओ अगर इसे 20% लॉस पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, जो हमने माना हमारे हिसाब से 80 में बेचेंगे ना। अगर 100 रुपए में हमने खरीदा है और 20% लॉस पर, हानि पर बेच दिया, कितने में बेचा सर, 80 में बेचा। आप कह रहे 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, भाई लाभ तो हमेशा सीपी पर ही कमाओगे ना, जो हमने खरीदा उसी पर तो लाभ कमाएंगे। तो सर 20% लाभ कमाने के लिए कितने में, सर 132 में बेचना होगा। मतलब ये चीज ध्यान दो, आपको क्या करना है कि पहले 20% लॉस पर, अगर हमने वस्तु को 100 में खरीदा, 20% लॉस पर 80 में बेचेंगे, 20% प्रॉफिट के लिए 120 में बेचेंगे। और कह क्या रहा सर
यानी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% का लॉस होता है। यानी पहला सेलिंग प्राइस 48 दिया है, इसका मतलब यार 80% की वैल्यू 48 रुपए दिया है और दोबारा 120 में कितने में बेचेंगे, SP2 की वैल्यू निकालनी है। यानी SP1 दिया है, पहले 48 में बेचते तब 20 का लॉस होता है। यानी इसका मतलब पहले 80% में बेचते थे जो हमने इमेजिन किया है, तो 80 की वैल्यू 48 और अगर CP चाहिए तो 100 निकालोगे, लेकिन चाहिए नहीं, 20% प्रॉफिट पर सेल करना है, यानी 120 की वैल्यू चाहिए, निकाल सकते हो सर, इसमें क्या डाउट है। तो 8 छक 48 हुआ, 12 छक 72, सर 72 में दोबारा बेचेंगे 20% प्रॉफिट के लिए। कहोगे वाह सर बहुत अच्छी बात है, क्या और कोई तरीका है? कुछ लोग ये भी कर रहे होंगे, पहले 20% लॉस पर 48 में बेचते तो CP निकालेंगे और CP निकालने के बाद फिर 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे, तब भी तो आंसर आएगा ना। ये आपको बहुत बार बता चुकी, इसलिए हमने थोड़ा सा डायरेक्टली किया, मतलब रेशियो से नहीं किया, परसेंटेज से ही किया। इसको बताओ, एक खुदरा व्यापारी को थोक विक्रेता से एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिली। कहोगे हाँ सर, उसने वह अंकित मूल्य पर बेच दी तो उसका लाभ प्रतिशत। जबरदस्त क्वेश्चन है, एक लाख, मतलब बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, मतलब देखते ही आप आंसर बता सकते हो। चलिए कोशिश करो, कहो कोशिश क्या सर, एक लाइन में बता देंगे हम, बिल्कुल वेरी गुड। क्या कह रहा है, एक खुदरा व्यापारी थोक विक्रेता से, भाई ये हमारे जो है मार्क प्राइस ऑफ द वॉच फ्रॉम द होलसेलर इतना, भाई हमारे जो होलसेलर साहब हैं ना, होलसेलर और ये रिटेलर, खुदरा व्यापारी रिटेलर। तो मान लो होलसेलर की प्राइस 100 रुपए MRP थी, जो रिटेलर साहब ने 10% डिस्काउंट पर खरीदा, अंकित मूल्य के 10% छूट पर मिले। यानी अगर 100 रुपए MRP था, होलसेल 100 रुपए MRP है, 10% डिस्काउंट, यानी हमारे रिटेलर साहब को खुदरा व्यापारी को 90 रुपए में चीज मिली। 100 रुपए उसका अंकित मूल्य था, किसके लिए, होलसेलर के लिए, लेकिन खुदरा व्यापारी को कितना मिला, 10% डिस्काउंट लेकर मिला, यानी 90 में मिला। अब कह रहा है कि जो खुदरा व्यापारी है ये पुनः चाह रहा है कि भाई जिसका जितना MRP उस पर बेचे, तो खरीदा तो इसने इतने में, तो अंकित मूल्य पर बेचना चाह रहा है, यानी SP 100 हो गई, 90 में खरीदा और 100 में बेचेगा, प्रॉफिट कितने का, 10 का, किस पर, 90 पर। तो ठीक है भाई, 90 में खरीदा लेकिन ये डिस्काउंट नहीं देता, सीधे 100 में बेचेगा, तो सॉल्व कर लोगे तो 9, यानी 11 होल 1/9%। मतलब ये तो बिल्कुल आसान था, हलवा क्वेश्चन था, बस आपको लैंग्वेज को समझना था ना। कहोगे यस सर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, एक धनराशि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर से उसे 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। आपको पता, साधारण ब्याज चैप्टर जब भी पढ़ते हो आपको क्लियर होगा कि साधारण ब्याज, किसी मनी पर साधारण ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। हम बोले 10,000 रुपए पर 1 साल का साधारण ब्याज 2,000 रुपए है, 2 साल का कितना होगा, 4,000, 3 साल का 6,000। मतलब साधारण ब्याज तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आपका मूलधन और आपका दर चेंज नहीं होगा, दर परिवर्तित नहीं होगा। कहोगे हाँ सर, तो अब यही तो समझना है आपको। कह रहा एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, यानी 8 साल में अगर 1 रुपए की राशि है, मूलधन है, वो 3 गुना यानी 3 रुपए अमाउंट हो जाता है, या x रुपए की राशि है 3x हो जाती है, 100 रुपए है 300, यानी 3 गुना, जो भी मानोगे 3 गुना हो जाएगा। अब आपको फिर से कह रहा, हाँ सर, फिर कह रहा है कि भैया उसी दर से उसके 5 गुना होने पे, यानी जो ये प्रिंसिपल है इसके 5 गुना होने पे, यानी अब अमाउंट 5 हो जाए, उससे 5 गुना होने पर कितना समय लगेगा। याद करो, लॉजिक ही है, ओरल बता सकते हो। सर 8 वर्ष में 1 रुपए था तो 3 रुपए हो गया, यानी 2 रुपए क्या हुआ सर, ब्याज हुआ। ध्यान समझिएगा, यानी 1 रुपए था वो कितना हो गया सर, 3 रुपए हुआ, तो 2 रुपए ब्याज हुआ कि नहीं हुआ, यानी 2 रुपए ब्याज सर 8 वर्षों में लगा। कहोगे हाँ सर। अब कह रहा कि अगर जो यही 1 रुपए है 5 रुपए हो जाएगा तो कितना ब्याज होगा, तो कितना ब्याज होगा सर, ब्याज कितना, यानी 2 कितना होगा, 4 रुपए होगा। तो आप बताओ, जब 2 रुपए ब्याज है 8 वर्षों में, तो 4 रुपए ब्याज होगा कितने वर्षों में। कहोगे सर 16 वर्षों में, एक लाइन में। मतलब ऐसे कर दो, 2 रुपए ब्याज है भाई 8 वर्षों में, 1 रुपए ब्याज 4 वर्षों में,
तो 4 रुपए ब्याज 16 वर्षों में, यानी 16 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो कुछ भी फॉर्मूला नहीं करना था, डायरेक्टली समझना था। ये लॉजिक सिर्फ ये था कि हर साल ब्याज बराबर होता जब तक दर और प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। जैसे मूलधन 1 मान रहे हैं तो 3 अमाउंट हुआ, 2 ब्याज हुआ, यानी 2 रुपए ब्याज 8 वर्षों में लगा। उसी रेट से तो 1/5 होने का मतलब 4 रुपए ब्याज कितने वर्षों में लगेगा सर? बिल्कुल कंफर्म है, यानी 16 वर्षों में लगेगा। करेक्ट आंसर। कहो वाह, वेरी गुड। चलिए 7वें की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे इंदु की तरफ चलते हैं। इंदु ने कुछ धन चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पर निवेश किया। कहोगे हाँ सर। उसे 2 वर्ष का मिश्रधन इतना और 3 वर्ष का इतना प्राप्त हुआ। ब्याज की दर याद करो, आपको हमने सीआई जैसे ही डिस्कस, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे ही आपसे डिस्कस किया, बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। उसके बाद हमने ट्रिक के फॉर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में बताया होगा और डबल प्रिंसिपल बताया होगा। नहीं तो सीआई वाले चैप्टर में जाके चेक करिएगा। 2 क्वेश्चन हम बहुत बताते हैं, हमेशा पहले बताते हैं कि कोई मूलधन है तो 2 ईयर में, ध्यान समझिएगा, 2 ईयर में कुछ अमाउंट हुआ, वही मूलधन 3 ईयर में कुछ अमाउंट हुआ, मतलब 3 साल में कुछ अमाउंट हुआ, 4 साल में अमाउंट हुआ। कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर में यानी क्रमागत वर्षों में अगर हमें अमाउंट दिया होता, कोई मनी क्रमागत वर्षों में अमाउंट में कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है, तो चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर कैसे निकालते हैं? हमने टेबल से भी बताया था भाई कि दोनों अमाउंट का जो अंतर होगा ना भाई, पहले वाले अमाउंट का कितना प्रतिशत होगा। याद करो, ये बताया था नहीं? मतलब अगर कभी भी क्रमागत वर्षों में कोई मनी अमाउंट में परिवर्तित हो रही है, यानी 3 साल में कुछ अमाउंट, फिर 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, यानी क्रमागत वर्षों में परिवर्तित हो रही है, तो दोनों अमाउंट का अंतर पहले वाले अमाउंट पर ब्याज माना जाएगा। यानी दोनों का अंतर पहले का कितना परसेंट है, आंसर बता दोगे। कहोगे वाह सर, ये बताया था। यही केस डबल टाइम में प्रिंसिपल था कि 2 वर्षों में कुछ अमाउंट हुआ, 4 वर्षों में अमाउंट हुआ, मूलधन पहले वाले अमाउंट का स्क्वायर डिवाइड बाई दूसरा अमाउंट। ये चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज में आपको पहले ही बताए थे, यानी ऑब्जर्वेशन और ट्रिक से। क्या दिया भाई, देखो अब तो इजी हो गया, देखते ही। 2 वर्षों में सर कितना? सर 2420 हुआ। 3 वर्षों में कितना हुआ सर? 3 वर्षों में 2662 हुआ ना, 2662 हुआ। कहोगे हाँ सर, तो 2662। तो चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? तो दोनों अमाउंट का अंतर आपको क्या करना है, 2662 में से 2420 घटाना, दोनों अमाउंट का अंतर। कहोगे से यहाँ पे 2 हुआ, 6 में से 2 गया, यहाँ पे 4 हुआ, 6 में से 4 गया, 2 हुआ, यानी 242 हुआ। तो 2662 माइनस 2420 कितना हुआ? 242। पहले वाले अमाउंट यानी 2420 का ब्याज माना जाएगा। एक ही लाइन का आंसर ये कट गया, यानी कितना हुआ? 10%। देख के बता दोगे क्यों होता था। ये सब हमने चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज वाले टॉपिक में डिस्कस किया भाई। कहोगे यस सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से पढ़िए भाई। ए अपना व्यवसाय 7000 से आरंभ किया, 5 महीने बाद बी उसका भागीदार बन जाता है, तदोपरांत 1 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा 2:3 के अनुपात में होता है बी का पूंजी। वाह, ये क्वेश्चन बहुत रामबाण क्वेश्चन है। किसका? पार्टनरशिप का। हर बार 2 वाले, जैसे आपको दिया होगा ए ने कुछ पैसा लगाया, बी ने लगाया, ए कुछ टाइम के लिए, बी कितने टाइम के लगाए, उसके प्रॉफिट का रेशियो बने। मतलब 2 लोगों में इन्वेस्टमेंट कभी दिया होगा तो एक का टाइम मिसिंग होगा, प्रॉफिट दिया होगा, फाइंड करना होगा। तो आपको पहले ही पार्टनरशिप में देखोगे, जाके उस पर चेक करिएगा। पार्टनरशिप वाले चैप्टर को कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से रिलेट किया है। अगर 2 व्यक्ति हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं और डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमने क्या बताया था भाई? पहला व्यक्ति जितना पैसा जितने समय के लिए, दूसरा व्यक्ति जितना पैसा जितने समय के लिए लगाएगा भाई, वही उसके प्रॉफिट का रेशियो होगा। ये बताया था। कहोगे हाँ सर बताया था, तो हो गया। तो अब आपको क्या करना? ए अपना व्यवसाय 7000 से प्रारंभ किया, मतलब ए 7000 रुपए इन्वेस्ट किया। 5 महीने बाद बी उसका भागीदार बन गया, तो 5 महीने बाद बी आया और 1 वर्ष के बाद लाभ का बंटवारा 2:3 हुआ। तो 1 वर्ष का मतलब 12 महीने, यानी ए 7000 रुपए 12 महीने के लिए। बी का इन्वेस्टमेंट नहीं पता, बी 5 महीने बाद आया, यानी कितने समय के लिए आया? 7 महीने के लिए। यही तो करोगे ना भाई। ए 7000 रुपए 1 साल बाद प्रॉफिट का बंटवारा हुआ। ये तो स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग में निवेश किया था, पैसा भागीदार था। तो ए 7000 रुपए 1 साल यानी 12 महीने के लिए, बी 5 महीने बाद आया, इसका मतलब 7 महीने के लिए व्यवसाय में भाग लिया। कितना पूंजी के साथ नहीं पता, पूंजी तो निकालना है। तो ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट बी का टाइम, वही प्रॉफिट का रेशियो दिया है। बस एक लाइन का आंसर है भाई, सॉल्व कर लोगे। कहोगे 7, ये 7 करके 1000 हुआ। कहोगे सर 2 छक 12 हुआ,
ये 6 त्रिक 18, C2 इधर आएगा, यानी C2 कर दो हुआ 18,000 रुपए। वाह, बी तो भैया ठीक ठाक इन्वेस्ट कर रहा है, बी 18,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा। एक लाइन का आंसर। कितनी बार इसको आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं? कहोगे हाँ सर बहुत बार डिस्कस किए, और ये आते हैं, हर बार आते हैं। इसको देखो, आज जो है आपकी निगाह सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर होनी चाहिए, और जो क्वेश्चंस बता रहे हैं उसको आप अपने तरीके से जैसे हम बता रहे हैं वैसे डिस्कस करिए, यानी पहले आंसर की तरफ होना चाहिए फिर सॉल्यूशन की तरफ। मतलब जो सॉल्यूशन का मतलब जो हम बता रहे हैं तब पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का 70 है, तो 7वीं संख्या याद करो। हमने बहुत बार इसको बताया था कि जैसे 13 संख्याओं का औसत दिया होगा ना, और प्रथम 7 और आखिरी 7 का औसत दिया होगा, तो 7 और 7 कितनी हो जाएंगी? 14 हो जाएंगी। या आपको बोल दिया जाए कि सर 11 संख्याओं का औसत दिया, तो पहली 6 आखिरी 6, मतलब पहली 6 आखिरी 6, इसका मतलब 6 और 6 12 संख्याएं हो गई। एक संख्या उसमें 2 बार रिपीट है, वो छठी संख्या होगी। जैसे 13 संख्याओं का औसत दिया है, तो पहली 7 और आखिरी 7 संख्याओं का औसत दिया है, तो पहली 7 और आखिरी 7 जोड़ोगे तो 7वीं कॉमन होगी। 7वीं 2 बार यूज हुई है, तो 7वीं पूछता है, ये फिक्स है। तो मतलब एक ज्यादा होता है, यानी अगर 13 संख्याएं होंगी तो पहली 7 आखिरी 7 एक संख्या ज्यादा होगी। इसका ट्रिक आपको बताए थे कि 13 संख्याओं का एवरेज 68 है। हाँ, प्रथम 7 का औसत कितना है? प्रथम 7 का 63 है। हाँ सर। अंतिम 7 का कितना है? सर 70 है। तो बताइए 7वीं, यानी जो कॉमन संख्याएं होंगी, अगर आप बेसिक से बात करो ये तो कंफर्म है, बेसिक आ जाएगा। कैसे कि भाई पहली 7 संख्याओं का 63 है, योगफल इतना, अंतिम 7 संख्याओं का 70, 7 इंटू 70 इतना, मतलब 14 संख्याओं का योगफल में से 13 संख्याओं का योगफल यानी एवरेज 68 है, ये घटा दोगे तो जो आएगा वो 7 आएगा। तो पहली संख्या 7 संख्या का योगफल, दूसरी 7 संख्या का योगफल, दोनों यानी 14 संख्याओं का योगफल में से ये स्टार्टिंग में 13 संख्याओं का योगफल घटा दोगे तो 7वीं आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसको हमने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था। और ट्रिक क्या थी भाई, ध्यान समझिएगा। ट्रिक ये थी, तो पहले जो एक्चुअल नंबर 13 संख्याओं का औसत कितना है? 68 है, 68 लिख दो, ठीक है। और उसके बाद प्लस या माइनस जो भी, चलिए प्लस कर दें, अंतिम 7 और पहली 7, तो पहली 7 संख्याओं का औसत 63 है, तो 68 से 63 ज्यादा है कम है? सर कम है, कितना? 5, या -5 कर दो। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, ज्यादा है कम है? ज्यादा है, कितना? 2, ये कर दो। कहोगे हाँ, मतलब एक्चुअल जो एवरेज है वो यहां लिखो, तो पहली 7 का औसत कितना? 63 है, कितना ज्यादा है? नहीं ज्यादा है सर, कम है। तो 63 है, कम है कितना? -5 ना, और अंतिम 7 का 70 है, तो कितना ज्यादा है? 2, तो 7 यहां कॉमन ले लो। तो यहां से माइनस का देखो 68, और यहां पे -3 हुआ, -7 त्रिक 21, तो यही घटा दो। 8 में से 1 गया 7, 6 में से 2 गया 4, 47। क्या है कहीं? 8 में से 1 गया 7, सर नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 आखिरी 7 का 63 और इतना। हाँ सर, 68 63 माइनस का 5 कम है, और 68 70 2 कम है, और 7 त्रिक 21, सर 68 - 21 47। 47 इज द करेक्ट आंसर, 48 नहीं, 47 इज द करेक्ट आंसर। चाहे सॉल्व करके देखो वही आएगा सर, कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल, वेरी गुड। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है, एक तरीका ये था। अगला बताओ आप। अगला देश अनुराधा एक काम को 30 घंटे में, नलिनी 45 घंटे में, दोनों एक साथ काम आरंभ करे। तो कितनी बार ये क्वेश्चन था, ये तो शायद हमें लगता आप देख के बता दोगे फॉर्मूले से या वैसे भी। तो भाई अनुराधा की बात करें, एक काम को 30 घंटे में, और आपकी नलिनी साहब एक काम को करती हैं 45 घंटे में। दोनों का एलसीएम कुल काम कितना करती हैं? 30 45 का एलसीएम 90 काम दोनों करती हैं। तो अनुराधा 30 दिनों में 90 काम करती है, एक दिन में 30 तिहाई 90, 3 वर्क एक दिन में और 1 घंटे में, और नलिनी 45 घंटे में करती 90 काम, तो एक काम 2 घंटे में। क्लियर है? अब आपको बोल दिया जाए कि दोनों एक साथ काम करें, यानी आपकी अनुराधा और नलिनी साहब कितना समय लगेगा? तो एक साथ काम करेंगे तो काम करना कितना है? 90। जो अलग अलग करती थी एक साथ करेंगी, तो एक साथ करेंगी तो ये 3 एक दिन में, ये 2 एक दिन में, 3 2 5 एक दिन में, डिवाइड करोगे 18 पंचे 90 यानी 18 डेज। ये भाई टाइम एंड वर्क में एक बार नहीं बहुत बार डिस्कस किया, डेज नहीं घंटे है। घंटे की बात करेंगे तो घंटे हो जाएगा। कहोगे बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। कुछ लोग फॉर्मूला भी लगाते हैं, इसका याद किए होंगे XY x + y, या कुछ लोग फ्रैक्शन से भी लगाते हैं। तो जैसा भी तरीका आपको लगे वैसा सॉल्व करो, बट ये है। तो बताइए कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है। और एक चीज ध्यान दो भाई,
आप कितना भी क्वेश्चन, यानी होता नहीं कि पूरा आप बुकलेट चट डालो, कुछ भी कर डालो, सब कुछ पढ़ लो, सब क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जब तक जो है आप एग्जाम के प्रेशर को नहीं झेलते हो, यानी जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हो, तब तक कहीं ना कहीं आप अपने आप को क्या असेसमेंट नहीं कर पाते हो, यानी अपने आप को जज नहीं कर पाते हो कि क्या एक्चुअल हम विद इन टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो विद इन टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भाई टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि हमारी स्पीड बनती है। एक क्वेश्चन जब हम बार बार में लगाते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चला गया दोबारा भूलते नहीं हो, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग टेस्ट सीरीज www.study91pro.com पर जाएंगे, वहां पे आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। कहोगे यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिना टाइम गवाए भाई देखो क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आज अपने आप को आप असेसमेंट कर रहे हो। अब यहां पे जो है जो भी आप 1 घंटे का टाइम है अपने लिए, उसमें सारे 19 से 20 क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए। इसको बताओ भाई, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड पार करती। कहोगे हाँ सर, तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? गजब की बात है भाई। आपको दोनों में पहले रिलेट करना होगा भाई, बिजली के खंभे को पार करेगी तो क्या कंडीशन होगी, और अगर प्लेटफॉर्म को पार करती क्या कंडीशन होती। याद करो हमने क्या बताया था ट्रेन में, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है भाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, तो प्लेटफॉर्म और प्लस अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस, यानी रिलेटिव दूरी, रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होती। स्पीड और टाइम दिया होता था, और आपस में दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इससे डेटा को कनेक्ट कर लोगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। आगे क्या करें? दूसरा केस ये है कि भाई जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती, बिजली का खंभा है यानी पोल है, करंट दौड़ रहा है, इसको पार करेगी, ठीक है ना, तो आपको पता है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी जाएगी और स्पीड टाइम गिवन होगा, रिलेट कर लोगे। कहोगे हाँ सर। अब क्या क्या दिया है? ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, हाँ सर। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, सर प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया 100 मीटर, हाँ सर। जो जो कहा जरा पहले उसे करो। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, यानी 1 मिनट में पार करती है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, हाँ सर। तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, यानी अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय लेगी? कहोगे हाँ सर। 45 किलोमीटर यानी ट्रेन की लंबाई आपको चाहिए ना? कहोगे हाँ सर। ट्रेन की लंबाई चाहिए, निकाल लो यहां से। देखो उर्ली समझ में आ रहा होगा भाई, 45 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड यहां है तो यहां भी होगी। 45 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार किया, उसी ट्रेन ने पोल को पार किया। ट्रेन की लंबाई वही है क्योंकि दोनों सेम ट्रेनें हैं। तो 45 किलोमीटर की स्पीड से 60 सेकंड में उसने पूरे प्लेटफॉर्म को पार किया। तो पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होगा, हाँ सर। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर? चाल गुणा समय। चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 5/18 से गुणा करोगे मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में रखना है, और 60 से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये स्पीड मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में, तो दूरी किस में आ जाएगी? सर दूरी आ जाएगी मीटर में ना। और दूरी का मतलब क्या है सर? प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन की लंबाई है कि नहीं, यानी रिलेटिव डिस्टेंस ये है। कहोगे सर हाँ। 9 दूनी 18, 9 पचे 45। कहोगे सर 2 से 30, तो 25 या 75 यानी 750 मीटर। सर 750 मीटर क्या है? तो प्लेटफॉर्म प्लस सही ट्रेन की लंबाई। सर प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी 100 दिया है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी सर? तो ये 100 घटा दोगे, 650 मीटर। सर 650 मीटर ट्रेन की लंबाई है, वाह, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इसका मतलब सर ट्रेन की लंबाई देखो 650 आ गई, तो फिर से क्या हो गया सर? 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को लंबाई को एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी? तो यानी पोल को पार करने का मतलब अपनी लंबाई के बराबर दूरी जाएगी। ट्रेन की लंबाई आ गई, तो 650 डिवाइड बाई 45 और इंटू 5/18 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर बार मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 से 130, 5 से कितना हो? 5 दुनाई 10, 26, 26 दूना 52। क्या 52 सेकंड्स कहीं है? हाँ सर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? तो यानी प्लेटफॉर्म को पार करी 100 मीटर, स्पीड दिया, टाइम दिया है, तो प्लेटफॉर्म सही ट्रेन की लंबाई तो 750 ट्रेन की लंबाई आ गई। अब ट्रेन की लंबाई आ गई
तो ट्रेन 650 मीटर लंबी ट्रेन को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करने में जो समय लगेगा वही पोल को पार करने में समय लगेगा। कहोगे वाह सर, बहुत अच्छी बात है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां भाई ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणिक बिंदु ए जो कि चलाना शुरू करता है। आधे घंटे बाद वह कोणिक बिंदु सी पर जो कण ए के विपरीत है पहुंचता है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे थी तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है? सुरेश राइडिंग बाइसिकल अराउंड कॉर्नर पॉइंट ए स्क्वायर फील्ड। भैया ये स्क्वायर फील्ड है, ऐसे बना लो ना। कहोगे हाँ सर। अगर हम इसको ए मान लें, ए बी ए सी हो जाएगा। कोणिक बिंदु बात करें ना, सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों कोणिक बिंदु ए जो साइकिल चला शुरू करता, आधे घंटे बाद एक कोणिक बिंदु सी पर कण ए के विपरीत, कण ए के विपरीत। कण कैसे बन जाएगा भाई? कहोगे सर बात वही हुई ना, ऐसे कर लो ना। कण की बात करो, कौन सा होगा? ये होगा ना, कण ए के विपरीत। और नहीं, इसको उल्टा ऐसा कर दो। अगर कण, चलो इसको मान लो, यहां मान लो, चलो ए बी सी, कण ए के विपरीत ना, ये थी। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे थी तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है? याद करो, आधे घंटे बाद कोणिक बिंदु सी पर जो कण ए के विपरीत है ना पहुंचता है। कैसे चलता है भाई? चारों ऐसे चलता, चारों ऐसे चला गया भाई, चलेगा यहां पहुंच जाएगा, चाहे इधर जाएगा यहां पहुंच जाएगा। लेकिन आप बताओ, जब वो यहां से यहां तक पहुंचने में चली गई दूरी क्या है? उसकी चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है। आधे घंटे में कितनी दूरी जाएगा? आधे घंटे का मतलब हुआ कितना? यानी 30 मिनट, यानी 1/2। तो आधे घंटे में कितनी दूरी जाएगा? तो 4 किलोमीटर जाएगा। यानी 4 किलोमीटर की दूरी ये और ये मिलाकर होगी ना। कहोगे हाँ सर। तो 4 किलोमीटर, अगर बर की बात करेंगे, इसको चारों भुजाएं बराबर होंगी भाई कि नहीं होंगी? कहोगे हाँ सर। यहां से यहां तक 4 किलोमीटर है, तो यानी ये 2 किलोमीटर ये है, 2 किलोमीटर ये, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है। हाँ सर। जब 2 किलोमीटर सभी भुजाएं हो गई तो एरिया क्या होगा सर? क्षेत्रफल हमारा पता है सर, यानी भुजा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी 4 वर्ग किलोमीटर। क्या घुमाया क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर था भाई। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से सी में पहुंचने में आधे घंटे लगे, तो यानी 4 किलोमीटर दूरी गया। तो 4 किलोमीटर दूरी गया तो इसका मतलब ये और ये गया ना, यानी 2a, मतलब उसके परिमाप का आधा गया। परिमाप का आधा 4 किलोमीटर है, तो भुजा कितनी है? तो भुजा सर 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 4 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। एक लाइन का आंसर है। वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ। कितनी बार आपको बताएं, याद करिए। ये टाइम एंड वर्क में देखो, ये सब आपको डिस्कस किए हैं भाई। कहोगे हाँ सर। यदि एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 बच्चे किसी काम को 44 दिनों में करते हैं, तो एक आदमी, एक महिला, एक बच्चे कितने दिनों में? एक ध्यान समझो, 1 मैन और 2 वुमेन या 3 चिल्ड्रन, 3C, एक काम को 44 दिनों में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक काम को एक आदमी भी 44, 2 महिलाएं भी 44 और 3 बच्चे भी 44। एक आदमी, 2 महिलाएं, 3 बच्चे अलग अलग 44 दिनों में पूरा करते हैं ना। बिल्कुल सही। तो इसी को एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा कितने दिनों में करेगा? कहोगे बहुत अच्छी बात है सर। तो पहले ये अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग करते हैं, तो इसका मतलब हम किसी से रिलेट करते हैं कि हम ये कह सकते हैं सर यानी एक आदमी एक काम को 44 दिनों में करता है। तो बताइए, तो एक आदमी, एक महिला, एक बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? ये हो जाएगा नहीं जाएगा? तो फाइनली आपको ये पूछा जा रहा है, एक आदमी जिस काम को 44 दिनों में किया, ये तीनों लोग मिलकर कितने दिनों में करेंगे? या 2 महिलाएं जिस काम को 44 दिनों में की, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में? या जैसे 3 बच्चे, किसी से कनेक्ट कर लो। कहोगे हाँ सर। तो ये तो डायरेक्टली दिया है, एक आदमी का एक दिन का काम M मान लो, महिला का W मान लो, चिल्ड्रन का C। तो ये डायरेक्ट कह रहा कि एक आदमी बराबर 2 महिला बराबर 3 बच्चे, मतलब ये आपस में तीनों बराबर हैं। तो कुछ लोग इनमें आपस में रेशियो निकाल लेते हैं और कुछ लोग इसको ऐसे रहने देते हैं। रेशियो का मतलब M, W और 3 का रेशियो निकालोगे ना, जब ऐसे कोई वैल्यू दिया हो ना, तो इनका सबसे पहले एलसीएम का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो वैल्यू दिया होगा, ध्यान दो, जो वैल्यू दिया होगा 1, 2, 3 का, ये एलसीएम लो। 1, 2, 3 का एलसीएम कितना? 6 हुआ। तो आप क्या करोगे? M की वैल्यू 1 से 6 में भाग करोगे, 6 आ जाएगा। तो W की वैल्यू अगर करना है तो 2 को 6 में भाग करोगे, 3 हो जाएगा। और C की वैल्यू चाहिए, 3 को 6 में भाग करो, 2 हो जाएगा।
चाहे ये रेशियो लिखो कि सर ये MW और बच्चे का, एक आदमी एक महिला एक बच्चे के इफिशियंसी का अनुपात, चाहे ये समझो, और चाहे ऐसे करो एक आदमी बराबर 2 महिला बराबर 3 बच्चे, ये हैं, इतना काम करते हैं, तो रिलेट कर लो। देखो ये आदमी में तो इसको आदमी कर लो। एक तरीका ये भी, जैसे एक महिला है तो एक महिला में कितने आदमी, आधा आदमी। एक बच्चे में कितने आदमी, एक बच्चे में तिहाई आदमी, तो सब आदमी में हो जाएंगे, तब भी आ जाएगा। जैसा इजी लगे आपको सॉल्व कर लो। तो और चाहे बच्चों में कर दो और आसान है, ठीक है ना, बच्चों में करोगे तो और इजी हो जाएगा। तो फिलहाल अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं। कैसे लिखोगे, एक आदमी एक काम को 44 दिनों में, इसी को एक आदमी एक महिला एक बच्चे कितने दिनों में, ठीक है ना, तो D2 दिनों में। ये हुआ नहीं हुआ, तो ये M1 D1, ये M2 D2, D2 इधर M2 इधर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए भाई। वैल्यू रख दें कि वो पुट करें, वैल्यू का मतलब डायरेक्टली है। M की जगह पर 6 × 4, यहाँ 6 + 4 + 3, 6 था 10 3 13, 24/13। क्या आएगा भाई, क्या गलत, क्या कर रहे हैं, गलत हम कर रहे हैं। 6 3 9 2 11 हुआ, 6 3 9 2 11, तो 11 चौक 44, 6 चौक 24, 24 दिन। बस बताओ, कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लोगे इस टाइप से जैसे दिया गया है। अच्छा क्या सर और कोई तरीका? हाँ सर एक और तरीका, लेकिन सब जब और जो तरीका ना फिक्स तरीका है। एक तो रेशियो से हुआ, बाकी यहाँ पे आप क्या करो, जैसे एक आदमी 44 दिन में, एक महिला में कितने आदमी, आधा आदमी, एक बच्चे में कितने आदमी, तिहाई आदमी, सब आदमी हो गए ना, तब भी सॉल्व करो। क्या और कोई ट्रिक है? हाँ सर, लेकिन ध्यान देगा ट्रिक सिर्फ अगर ऐसे होगा, एक आदमी या 2 महिला या 3 बच्चे इतने दिनों में, तो एक एक जब करेंगे तो कितने, एक ही एक होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये अप्लाई कर सकते, कैसे, इसको इससे कर दो, इसको इससे, इसको इससे, यानी 1 इंटू कितना, 2 इंटू 3 इंटू 44। हाँ सर, डिवाइड बाई, ध्यान समझिएगा, डिवाइड बाई 1 को 2 को, मतलब AB 2 को 3 से, 2 तिहाई 6, 3 को 1 से 3, तो 6 2 8 3 11 चौक 44, 4 3 12 दुनाई 24, तब भी आ गया। एक तरीका ये भी है, लेकिन कब, जब ये एक एक होगा तो इसका मतलब ही नहीं होगा। तो आप पहले क्या करो, सबको मल्टीप्लाई करो, फिर AB BC CA, या मेन ओमेन ओमेन चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन ओमेन, यानी नंबर को मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाओ, डिवाइड कर दो। कहोगे हाँ सर ये तो पढ़े थे, कोई बात नहीं। 6 की पावर 10, 7 की पावर 17, 11 की पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अरे सर ये तो अभी आपने अलग से नंबर सिस्टम में, यानी कैसे प्राइम फैक्टर निकालोगे, ये तो हमने अलग से बताया था इसको, ये आप लोग बताओ भाई। कहोगे सर बता देंगे। देखो 6 का प्राइम नंबर नहीं, लेकिन 6 का नहीं है तो 6 का फैक्टर करोगे 2 इंटू 3 की पावर 10, यानी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करोगे। 7 है, हाँ बिल्कुल 17, 11 और प्लस कितना है, प्लस 11 की पावर 27। कहोगे हाँ सर, प्लस नहीं होना चाहिए भाई, ध्यान दीजिएगा, प्लस नहीं इंटू होना चाहिए, गलती से लग गया होगा हमें लगता, प्लस नहीं जोड़ते हैं, इंटू होना चाहिए। कहोगे सर 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, तो मतलब अगर 2 की पावर 10 बोल सकते हो इंटू 3 की पावर 10, तो ये हो गया भाई। इसके कुल कितने होंगे, 10 10 20, मतलब कुल टोटल फैक्टर अगर हम बात करें, कुल फैक्टर देखो, टोटल फैक्टर अगर हम बात करें, कुल गुणनखंड की बात करोगे तो भाई 2 प्राइम नंबर उसकी पावर 10 है, 3 प्राइम नंबर उसकी पावर 10 है, 7 प्राइम नंबर उसकी पावर 17 और 11 प्राइम नंबर उसकी पावर 27। जोड़ लो, ये 20 हुआ, 20 और 7 7 14, 2 1 3 1 4 44, 20 और 44 कितना हुआ सर, 64, यानी 64। हाँ बिल्कुल सही, ये सब इंटू में है, प्लस में नहीं है भाई, सब इंटू में है। आपको क्या करना, एक लाइन का आंसर था, 2 तिहाई 6, मतलब इसका फैक्टर 2 इंटू 3, 2 प्राइम नंबर ब्रेक होगा, तो पहले का भी पावर 10, दूसरे का भी पावर 10, यानी 2 से गुणा कर दो, ये 20 हो गया, 17 27 और प्लस 20 यानी कितना, 64। एक लाइन में बता दोगे, टोटल पावर की बात करेंगे, ऐड करके बता सकते हो। कहोगे वाह, इसको बताइए सर। ये देखो, जब भी पॉइंट वाले मल्टीप्लाई करना ना, कुछ नहीं ध्यान देना है, कुछ ध्यान नहीं देना, सिर्फ मल्टीप्लाई करो। याद करो, पॉइंट हटा दो तो 12 बचेगा, 12 बचेगा, 12 बचेगा, तो 12 का क्यूब सबको पता सर 17 28 होता है, याद करोगे 20 तक क्यूब आपको याद करवाया था हमने भाई, बताया था ऑनलाइन के माध्यम से कि 20 तक याद करना चाहिए। अब देखो पॉइंट कितने प्लेस बाद लगेगा, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ कोई नहीं है, पॉइंट के बाद 3, तो 2 और 3 5, यानी पॉइंट के बाद 5 नंबर होने चाहिए, 4 है, एक और बढ़ा दो, यानी 0.0172 इतना, तो कौन सा हो जाएगा 0.0, ये
4। पहले जीरो लगाने कोई मतलब नहीं, देखने में अच्छा लगता है इसलिए लगा दें। पॉइंट के पहले जीरो लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं होता, बस समझने के लिए है। कहोगे हाँ सर बहुत अच्छी बात है। इसका लासा बताइए। सर लासा तो बहुत आसान है, देखते ही बता देंगे। कोई फ्रैक्शन दिया होगा उसका लासा कैसे निकालते हैं? सर एलसीएम जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में, हमेशा एलसीएम आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई न्यूमरेटर का एलसीएम, यानी एलसीएम किसका निकालते हो? जैसे फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका एलसीएम, और डिनोमिनेटर एचसीएफ किसका? एचसीएफ ऑफ किसका? 2 3 4 5, यानी अंश का न्यूमरेटर का आप एलसीएम निकालते हो, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। कब? जब हमें लासा यानी एलसीएम निकालना है और मासा निकालना होता है। तो अंश का मासा हर का, मतलब जो मासा निकालना तो ऊपर वाले का मासा, लासा निकालना ऊपर वाले का लासा, नीचे वाला इंटरचेंज हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। 1 2 3 4 का तो भाई 4 3 12 2 24, 24 तो क्या हो गया? 24 हो गया। अच्छा 12 हो गया भाई। 4 3 2 का एलसीएम कितना हुआ? 12। तो सबसे बड़ी संख्या 4, 2 4 से कट जाएगी, नहीं 12 इसका एलसीएम हुआ 1 2 3 4 का। एचसीएफ 2 3 4 में कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं है, तो यानी इसका मतलब 1 होगा। तो फाइनली आंसर क्या होगा सर? 12 होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आसानी से बता देंगे। कहोगे सर तो बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 का मान क्या होगा? याद करिए भाई, इसको हमने आप लोगों को बताया था कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। प्लस में आया दिस तो जोड़ें। चलो जोड़ते सर। आपने सर बताया था इसको ऐसे जोड़ने के लिए, वैसे ही जोड़ें सर। यहां पे ये पूरा प्लस में है, माइनस में है, माइनस में है, माइनस में है, तो जोड़ो सर। ये प्लस का 8 बोलोगे, माइनस का 7 बोलोगे, 1 0 कितना हुआ? 0, 1 0 कितना हुआ? अच्छा 1 में से 0 1 ही हुआ ना। 1 - 3 का मतलब 2, तो 1 - 3 का मतलब, 1 - 3 का मतलब -2। याद करिए। कुछ लोग ये करेंगे जिनको प्रैक्टिस होगा, माइनस वाले तीनों एक साथ जोड़ लेंगे और ये प्लस वाला है, तो तीनों माइनस वाले जो आएंगे प्लस वाले से घटा दोगे। एक तो ये हुआ और दूसरा ये हुआ। पहले यूनिट को जोड़ो। 8 - 7 का मतलब कितना? 8 - 7 यानी 1 हुआ। 8 - 7 1 हुआ, तो 1 - 0 तो कहोगे सर 1 ही हुआ। -3 -2। तो अगर प्लस में आता है तो कोई इशू नहीं, प्लस में लिखो, लेकिन माइनस में जब आता है ना, एक ट्रिक होता है। -1 से लेके -10 तक कोई भी माइनस में नंबर आएगा, उस नंबर को 10 से घटाओगे और कैरी -1 करोगे। -11 से -20 के बीच में कोई नंबर आएगा माइनस में, तो 20 से घटाओगे कैरी -2। ये क्यों करते हैं आप लोग? देखो ना, पहले जब 2 से 3 घटाना होता था तो 10 कैरी करते थे ना, वैसे यहां भी इस वाले स्लैश मेथड से। जैसे -2 आ गया तो -2 के -2 नहीं लिखोगे, 10 से 2 घटाओगे 8 लिखोगे, कैरी -1 कर दोगे, यानी लास्ट में जो 8 होगा ये होगा नहीं, ये दोनों में से कोई होगा। अच्छा चलो सेकंड प्लेस पे आओ। कैसे आओगे? कहोगे 8 - 1 7, 7 - 7 0, तो ये -1 -2, तो -2 का मतलब फिर से -2 का मतलब 10 - 2 8, कैरी कितना? अगेन -1। लास्ट में 8 8 होगा, यानी ये भी नहीं हुआ, इसका मतलब यही सही हुआ। 2 ऑप्शन है मैच करके, आगे हमें चेक करना नहीं है। अगर चेक करना भी तो लिखो भाई। -1 हुआ, फिर 7 - 1 6, तो 6 - 8 -2, यहाँ 0, -2 - 1 -2 - 1 -3, -3 का मतलब 10 में से 3 घटाओगे 7, कैरी कितना? फिर अगेन -1। 7 - 1 6, -8 -2, -2 -3, तो -3 का मतलब 7, कैरी कितना हुआ? -1। अब देखोगे यहाँ पे 7 - 7 0, 8 - 7 -1 0 था, ये -1 0, यानी 7 7 8 8 इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल जैसे पहले करते थे वैसे कर लेंगे। इसको बताओ। एक नाव की शांत जल में चाल 7.8 किलोमीटर प्रति घंटे 15 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में, वापस आने में कितना समय लेगी? इस धारा का वेग इतना घंटा। सर ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कहोगे देखो ये है, धारा की दिशा में गई नाव, धारा की दिशा में वापस आई, धारा की दिशा में गई है और वापस आई है, कितना समय लेगी? सर शांत जल यानी x की वैल्यू 7.8 दिया है ना, 7.8 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, ध्यान समझिएगा ना। और कितना बोला गया है? इस धारा का वेग दिया है 2.5, यानी y धारा का वेग 2.5 दिया है, इतना किलोमीटर पर आवर। हाँ सर, 15 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में और वापस आने में, 15 जाने में और 15 वापस आने में कितना समय लेगी? कहोगे सर कोई डाउट ही नहीं है, कितना समय लेगी निकाल सकते हैं। तो 15 किलोमीटर जाने में और धारा जाने में, उससे वापस कितना समय लेगी? तो आप बताओ, शांत जल में चाल दिया है 7.8
y की वैल्यू दिया तो धारा की दिशा में चाल कितना होगा, शांत जल में प्लस धारा की चाल जुड़ी हुई होगी ना। कहोगे 8 5 13 के 3 हुआ, 7 2 9 1 10, यानी 10.3 किलोमीटर पर आवर धारा की दिशा में चाल। आप स्टीम में कितना होगा सर, 7.8 में से 2.5 घटा दोगे धारा की चाल, धारा के विपरीत दिशा में 8 में से 5 3 हुआ, 7 में से 2 5, यानी कहोगे 5.3 किलोमीटर अप स्टीम में स्पीड। अब आपको पूछा क्या जा रहा, ध्यान दो, कह रहा कि धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर जाना है और धारा के विपरीत दिशा में वापस आना। तो 15 किलोमीटर किस स्पीड से, 3.5 की स्पीड से जाना है, और इसी 15 की स्पीड से मेरी 15 किलोमीटर को 5.3 की स्पीड से वापस आना है। तो कितना समय लगेगा, सॉल्व करके बता दो। कहोगे सर इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये तो बिल्कुल आसानी से बता देते। तो बता दो भाई, क्या करोगे, 5.3 ना, 150 कॉमन ले लो, फैक्टर जो भी आएगा सॉल्व कर लोगे। कितना हुआ, 150 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 150 कॉमन 53 उतना, मतलब 53 इंटू 10, 53 और प्लस कितना 103 डिवाइड बाई 53 इंटू 103। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा सर कुछ कटेगा, 3 3 6 हुआ सर, 5 हुआ और कितना हुआ 1, 156 हो गया सर ये। तो 156 क्या कट रहा है, हाँ सर 53 का दोगुना, नहीं सर सब प्राइम नंबर है सर, कुछ गलत आ रहा है। 7.8 की जगह पे कुछ और होता तो सॉल्व कर लेते आसानी से, हमें ऐसा लग रहा 7.5 अगर शायद हो, देख चेक करें 7.5 अगर हो, ये 8 की जगह पर 7.5 होता तो 10 जाने में तो 1.5 आवर और ना 5 3 4.5 घंटे। हमें लगता है ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत क्या है, देखो ध्यान समझो, मतलब इसलिए कह रहे हैं ना आंसर नहीं आ रहा, आएगा तो जो 7.8 है ना 7.5 कर लीजिए, क्या 7.5, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर हमें आसानी से आ जाएगा। तो 7.5 7.8 गलती से लिख दिया, 7.8 प्लस 2.5 का मतलब कितना हुआ सर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे जाने में, हम डेटा चेंज कर रहे हैं भाई ध्यान दो, और कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटे वापस आने में। तरीका तो वो भी सही था, बस डेटा नहीं सही था। डेटा इसलिए नहीं सही था, मतलब गलती से भाई टाइपिंग एरर हो गया होगा। तो अब देखो कितना आसान हो गया, कहोगे सर 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाना 10 की स्पीड से, 15 वापस आना है 5 की स्पीड से, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम आ रहा है इसलिए हमें डाउट हुआ। सर 1.5 घंटे जाने में लगा और 5 3 15, 3 घंटे वापस आने में, सर 4.5 घंटे लगे। देखो आसान है ना, मतलब ऑप्शन मैच कर रहा है। हमें लगता 7.8 को 7.5 करोगे तो ऑप्शन मैच कर जाएगा, इसलिए हमने उसको लिखा ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, चलिए इसको बताओगे। कहोगे सर किसी भिन्न के अंश का हर का योग 13 है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 2 घटा दिया जाए तो 1/2 बन जाती भिन्न का मान। तो ये ऑप्शन से आप बताओ, ऑप्शन से करें कि सॉल्व करके करें। अच्छा सॉल्व करके करोगे तो ये करोगे भाई, अंश x मान लो, हर y मान लो, या अंश को न्यूमरेटर मान लो, हर को डिनोमिनेटर मान लो, इसका योगफल 13 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1। कहोगे हाँ सर, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए ना, तो यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2। तो अंश क्या होगा न्यूमरेटर, इसमें 1 जोड़ दिया जाए, हर क्या होगा डिनोमिनेटर, इनमें से 2 घटा दिया जाए तो इसका मान 1/2 हो जाती है। तो मतलब यहाँ एन और डी में, यहाँ रिलेशन एन और डी है। यहाँ इक्वेशन सॉल्व करोगे तो क्यों इतना सॉल्व करें, ऑप्शन से पिक कर लो। देखो क्या 12 और 7 का योगफल, अंश और हर का योगफल 13 होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या 13 और 50 का होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 3 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 3 10 ही बचा 2, क्यों, देखो 3 + 10 कितना हुआ, तो यानी अंश प्लस हर 13 हो गया पहली कंडीशन। अंश में 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ दो और हर में 2 घटा दो, यानी 10 में 2 घटा दो। कहोगे हाँ सर, तो 3 + 1 4 हुआ, 10 - 2 8 हुआ, 1/2 इसका मान हो गया। हाँ सर कंडीशन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। क्यों हम सॉल्व करें, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आसानी से ऐसे बता सकते हो। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा, अदरवाइज हम ऑप्शन से पुट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 2 पिक करेंगे, बिल्कुल कंडीशन फॉलो हो जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। वेरी गुड।
तो चलिए फिलहाल आज हमें लगता है 19 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सफिशियंट है। आज का जो ये था सारा क्वेश्चन आसान था, हमें लगता है एक भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं लगा होगा कि सर ये क्वेश्चन कंफ्यूजन है। अगर आप हमारे साथ डेली बने हैं तो हमें लगता है ये एक भी क्वेश्चन में इसमें डाउट नहीं रहा होगा। और आपको पता भाई डेली 7 बजे आइए, 7 बजे आओगे तो जब लाइव रहते हो तो मजा आती है। आप लोग जब ऑप्शन में हाँ कमेंट इसलिए नहीं पढ़ते ना, कमेंट पढ़ने का मतलब ये भाई ना कि आपको पता है उसमें टाइम वेस्ट होता है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको जो है अपना एग्जाम निकालना है ना, क्वेश्चन सॉल्व करवाना है और एग्जाम निकालना है। तो मतलब उसमें जो है जबरदस्ती जो है टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको जो चीजें चाहिए वो चीजें यहाँ से मिल रही हैं। तो बाकी जो है भाई ऑनलाइन फन के लिए थोड़ी आते हो, ऑनलाइन पढ़ने के लिए आते हैं आप लोग ना, बिल्कुल। और जिसको भाई ये सामान्य अध्ययन की बुक अलग अलग स्टेट की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो ये जरूर परचेज करिएगा। और ये ध्यान दीजिएगा ये जो है कांस्टेबल की यानी ये बुक है, आप जो है स्टडी 91 पे जाएंगे, ये बुक लेंगे जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट और 5 सॉल्व पेपर, कम से कम 15 तो आपको एग्जैक्टली कंफर्म हो जाएंगे जो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर बनाया गया ना। कहोगे यस सर बिल्कुल जाएंगे लेंगे और जितनी कोशिश हो सकेगी जो है हम क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। और एक चीज ध्यान दीजिएगा भाई, कुछ भी आपको जो है टॉपिक पढ़ाना है या कुछ कंफ्यूजन है कमेंट करके जरूर बताओ सर कि सर ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे बता दीजिए सर, हम जो है ये टॉपिक में डाउट हो रहा है, टेस्ट पेपर नहीं, हमें मॉडल पेपर टेस्ट पेपर नहीं, हमें चैप्टर पढ़ा दीजिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो बिल्कुल बताएंगे, बस हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो किसी तरीके से एनी हाउ। क्लियर ना? तो चलिए फिर नेक्स्ट समय फिर से मिलते, तब तक के लिए भाई टेक केयर, गुड नाइट।